जय हिंद दोस्तों। मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इनफोकस क्लासेस पे करता हूं। और पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब का बात हो गया था। और आगे हमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही आज हमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ना था, ठीक ना। तो हम आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें शुरू करते हैं हम पहला अपना टॉपिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, नाम से देखेंगे एक्सोथर्मिक, ये देखिए जरा, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मल का मतलब होता है हीट। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, बाहर निकले। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। द रिएक्शन इन विच हीट कम्स आउट फ्रॉम द रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड का मतलब बाहर निकले। The reaction in which heat is evolved is known as exothermic reaction। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा CaO, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। क्विक लाइम, जो चूना होता है उसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। और ये जो क्विक लाइम है H2O से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, जिसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। और इसके साथ साथ हमको हीट इवॉल्व होती हुई दिखती है। जैसे आपने देखा होगा, कभी हम मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं और उसको पानी में भिगाते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलता है। अगर हम इस चूने को ला करके प्लास्टिक की बाल्टी में भिगो दें तो इतना हीट निकलता है कि वो इतना सफिशियंट होता है कि उस प्लास्टिक की बाल्टी को पिघला दे। इसलिए हम क्या करते हैं कि चूने को लाते हैं तो हमेशा लोहे की बाल्टी या स्टील की बाल्टी, इन सब में भिगोते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं भिगोते, क्योंकि इतना हीट जनरेट होगा कि वो इतना सफिशियंट होता है हीट कि वो बाल्टी को पिघला सकता है। ठीक ना। तो देखें यहाँ पे हमने क्विक लाइम लिया और वाटर से जब इसको ट्रीट किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमको स्लैग्ड लाइम मिला, लेकिन देखिए यहाँ पे हीट अपने आप बाहर निकल रही है। ठीक ना। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो स्लैग्ड लाइम बना और हीट निकला। इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक, और ये हीट बाहर निकल रहा है, तो ये है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक्सोथर्मिक के बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा टॉपिक हमारे पास इसमें है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, फिर से नाम से देखेंगे, इसको। ये देखिए, एंडो का मतलब हो गया अंदर और थर्मिक का मतलब हो गया हीट। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर दी जाए, मतलब बाहर से सप्लाई की जाए। ठीक ना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से दी जाती है, अंदर साइड में। ठीक ना, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक ना। एक याद हो गया, द रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड टू द रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये AgCl है, AgCl, इसमें हम अगर सनलाइट में इसको रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो ये Ag और Cl2 में टूट जाएगा। ठीक, जैसे AgBr है,
सिल्वर ब्रोमाइड। फिर से इसको भी अगर हम सनलाइट में, इसका इस्तेमाल पीछे हो चुका है, इन रिएक्शनों का इस्तेमाल पीछे हो चुका है कि AgBr को जब सनलाइट में रखते हैं तो ये भी Ag और Br2 में इस्तेमाल होता है, ठीक ना। अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो पिछली क्लास में इसकी चर्चा हो गई थी कि AgCl और AgBr इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। AgCl और AgBr दोनों लोगों का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कभी पुराने जमाने में फोटो खिंचवाते थे तो ऐसे एक निगेटिव टाइप का मिलता था, ठीक ना। और फोटोग्राफर था तो बोलता था कि अगर फोटो बनवाना होगा तो इस निगेटिव को आप लेके आना, इसी से फोटो बन जाएगा। अब फिलहाल अब फोटो से फोटो बनने लगा है, पहले इस निगेटिव को लेके आते थे तो इससे हमारा फोटो बनता था, ठीक ना। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। कई बार बोर्ड में पूछ चुका है कि AgCl और AgBr का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसको हम बताएंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक। तो देखिए जरा, इसमें हमने हीट इसमें बाहर से सप्लाई की है, इसका मतलब कि इसको हमने सनलाइट में रखा है तब ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ है, ठीक ना। जैसे H2O को ले लो आप, H2O को जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर में तो ये H2 में और O2 में टूट जाता है। अब ये सब हमारे जितने हैं ये सब हमारे रिएक्टेंट हैं, और इधर जो मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे, एंडोथर्मिक, देखिए इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, सनलाइट प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, ठीक ना। तो ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। लेकिन साथ साथ ये रिएक्शन ना हम पढ़ चुके हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, ठीक ना। ये रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन भी। देखिए डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है ना। तो अगर हमको ये एग्जाम्पल याद रहेंगे तो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल तो भी हम इसको लिख सकते हैं, या पूछ दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल तभी भी हम इसको यहां लिख सकते हैं। समझ में आ रहा बात। तो याद रखेंगे एंडोथर्मिक, थर्मल माने हीट होता है और एंडो माने अंदर, मतलब अंदर हीट सप्लाई करते हैं इस रिएक्शन में, इसलिए इसका नाम एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहां तक कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो रिएक्शन छूटे थे हमारे पास, पहला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो माने एग्जिट, थर्मल माने हीट, जिसमें हीट बाहर निकले उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में हीट अंदर सप्लाई की जाती है, अंदर सप्लाई की जाती है इसका मतलब बाहर से दी जाती है, ठीक ना, याद रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं अब हम, और अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या अंतर है। ये देखिए इधर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, इधर रिडक्शन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन किधर, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड्स बोल देते हैं इधर, रिएक्टेंट साइड, ठीक ना। ऑक्सीजन का जुड़ना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है, याद रहेगा नाम से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक। या ये पहला पॉइंट है। दूसरा बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का निकलना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक। या इसी में तीसरा, इसको हम तीसरे वाले को 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। इसको अपने को
11th क्लास में पढ़ना है। फिलहाल अपने को बस इतना ही जानना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और ठीक इसका उल्टा रिडक्शन में होता है। इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इधर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाहर निकलना इज नोन एज रिडक्शन, या दूसरा बोल सकते हैं एडिशन ऑफ, इधर देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इधर बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होगा, या ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन होगा। और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गेन करने को, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ई के ऊपर माइनस, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव कर दिया, लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के गेन को भी हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये डेफिनेशन है। लेकिन हम आपको एक बात बताएं कि दुनिया में करीब करीब 99% बोल रहे हैं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो, केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो, या केवल और केवल रिडक्शन हो। ऐसा करीब करीब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन हो, ठीक। जहां ऑक्सीडेशन होगा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, अगर कोई एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे वाले को रिड्यूस होना ही पड़ेगा। इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि दो ही आदमी है गांव में, ठीक ना, और एक अमीर है और एक गरीब है, और दोनों का एक ही साथ वो है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने में ही है पैसे का। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना होगा, या एक घटेगा तो दूसरे को बढ़ना होगा, ठीक ना। तो एक ही रिएक्शन में जैसे हमने ले लिया H2 प्लस O2, ये हो गया हमारे पास H2O, ठीक ना। ये क्या लिखा हमने, H2 प्लस O2, तो ये हो गया हमारे पास H2O। अब आप देखिए जरा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और जुड़ के H2O हो रहा है, ठीक ना। इसका मतलब कि ये कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पे बात करेंगे, ठीक ना, तो इसका बात 11th क्लास में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन को अगर हम x मान लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2x प्लस -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2 हो गया, x बराबर 1 हो गया। यहां देखिए हाइड्रोजन की बात किए हैं, हाइड्रोजन यहाँ 1 में हो गया, जबकि यहाँ कितने में था, 0 में, ठीक ना। तो ये सब बात आपको कम समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसको अपने को 11th क्लास में पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है। तो फिलहाल हम यही समझेंगे कि दुनिया में ऐसा करीब करीब कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें केवल या तो ऑक्सीडेशन हो जाए या केवल और केवल क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल लिखिए, तो हमने ये लिख दिया, ये चलेगा ऑक्सीडेशन में। या रिडक्शन में भी लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, रिडक्शन भी है। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये CO2 बनाता है और ये गैस है, ठीक ना। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी अपने को इसको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा Cu प्लस H2O, ठीक ना। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड CuO से क्या कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। ये देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, रिडक्शन। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो चाहे लॉस बोले चाहे रिमूवल बोले,
तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा रिडक्शन। जबकि यहां देखिए आप H2 है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक ना। देखिए एक ही रिएक्शन है, इसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक ना। तो कोई आपसे पूछे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप बताना कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो। ठीक ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ टेक प्लेस करें, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, याद रहेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक ना। तो ये है टोटल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। फिर से 2 मिनट रिवाइज करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक ना। ऐसे ठीक इसका उल्टा है रिडक्शन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकालना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का बाहर निकालना क्या कहता है, रिडक्शन कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का गेन करना भी अपने को रिडक्शन कहलाता है। ठीक ना। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने एक एग्जांपल लिख दिया है कि कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स कॉपर प्लस वाटर। ठीक ना। तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ कॉपर हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ना ऑक्सीजन का कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक ना, कंफर्म है यहां तक। फिर आगे बढ़ते हैं आप, और अगला आते हैं हम अगला टॉपिक है हमारे पास कोरोजन। कोरोजन अगला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। ठीक ना। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना। जब कभी भी हम किसी मेटल को या तो वाटर में या एयर में या मॉइस्चर में, इन सब के कांटेक्ट में जब कोई मेटल आता है तो उसके ऊपर, ध्यान से सुनेंगे, जब किसी मेटल को हम या तो एयर में, वाटर में, मॉइस्चर में, इन सब में रखते हैं, तो उस मेटल के ऊपर एक हाइड्रेटेड लेयर, मैं लिख रहा हूं, मेटल के ऊपर एक हाइड्रेटेड लेयर, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। ठीक ना। कब, जब ये एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, इन सब के कांटेक्ट में अगर मेटल आता है, अगर एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, इन सब के कांटेक्ट में अगर मेटल आता है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि एक हाइड्रेटेड लेयर, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। ठीक ना। और ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर क्या करता है, धीरे धीरे उस मेटल को कोरोड करता रहता है, गलाता रहता है। आपने देखा होगा कभी कि कभी छत वत के ऊपर सरिया रख देते हैं, तो बरसात और साथ में धीरे धीरे उस पर जंग लगते 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 एक टाइम वो ऐसा आता है कि खत्म ही हो जाता है। अगर इतना मोटा सरिया रखे हैं तो धीरे धीरे साल 1.5 साल बाद उसका थिकनेस कम हो कि एकदम पतला हो जाता है और एक दाग जैसा सरफेस बन जाता है छत के ऊपर। ठीक ना। तो ये कोरोजन होता है। ठीक ना, कि जब मेटल को एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, इन सब के कांटेक्ट में रखते हैं,
तो उनके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, ठीक ना, और इसी को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक, तो इंग्लिश में डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ मेटल इज in contact with air, water, moisture, acid, then a hydrated oxide layer is formed on the metal, which is known as corrosion। ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं, corrosion। अब यहां तक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रिवेंशन पे, कि क्या क्या प्रिवेंशन करके हम मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। तो आते हैं अगला टॉपिक, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मेटल को बचाने के लिए कोरोजन से, सबसे पहले हम ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करते हैं, आपने देखा होगा किसी के यहाँ दावत होती है, तो जब दावत खत्म हो जाती है तो सुबह में जिस कढ़ाई जो आती है, बड़ी वाली कढ़ाइयाँ आती हैं, तो उनको अच्छे से धुल के सफाई करके और उसमें सरसों का तेल लगा करके फिर वापस दे देते हैं, ताकि उसमें कोरोजन ना हो, जंग ना लगे। ठीक ना, तो ये पहला मेथड है प्रिवेंशन का, ऑयलिंग कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। मेटल्स के ऊपर आपने देखा होगा कि ग्रीसिंग भी किया जाता है। जैसे बाइक्स के जो चैन कवर्स होते हैं, जो चेन्स होती हैं, उसमें ग्रीसिंग करते हैं, आपने देखा होगा, वो भी मेटल का बना होता है, ग्रीसिंग करते हैं। ठीक ना, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। पेंटिंग आपने देखा होगा कि पेंट करते हैं, पेंट करके भी हम बचाते हैं। जैसे साल 2 साल में हम खिड़की जंगले जो होते हैं, जो हमारे मेटल्स के बने होते हैं, उनको हम पेंट करते रहते हैं। ठीक ना, पेंटिंग भी करते हैं, साथ में वार्निशिंग भी करते हैं। तो वार्निशिंग करके, चाहे पेंट करके, चाहे प्राइमर करके हम उसको बचाते हैं कोरोजन से। ठीक ना, और इसमें ही एक और प्रोसेस, एक और है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, GALVANISATI, गैल्वेनाइजेशन। ठीक ना, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम या तो आयरन या स्टील जैसे ऑब्जेक्ट्स को, आयरन या स्टील जैसे ऑब्जेक्ट्स को कोरोजन से बचाने के लिए उस पे हम जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। ध्यान देना, कई बार पूछा है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में आयरन या स्टील जैसी ऑब्जेक्ट्स को कोरोजन से बचाने के लिए उस पे हम केवल और केवल जिंक लेयर का कोटिंग करते हैं, जिंक लेयर का। और ये कैसे होता है, एक मोल्ट समझेंगे इधर, एक मिनट, गैल्वेनाइजेशन समझेंगे यहाँ पे कैसे। गैल्वेनाइजेशन में एक बर्तन टाइप का होगा, इसमें हम जिंक को मोल्टेन स्टेट में रखते हैं, पिघले हुए स्टेट में रखते हैं, और इसमें हम आयरन या स्टील जैसे ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर डिप करके और निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में आयरन या स्टील जैसे ऑब्जेक्ट्स को मोल्टेन जिंक के अंदर डिप करके निकाल लेते हैं। तो क्या होता है कि आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक ना, एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है, और उसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। ध्यान रखेंगे, गैल्वेनाइजेशन में केवल जिंक का ही मोल्टेन स्टेट होगा, जिंक का ही, किसी और मेटल का नहीं। ठीक ना, तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। तो प्रिवेंशन, कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे कैसे हो सकता है, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, या बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से भी हम कोरोजन से बचा सकते हैं मेटल्स को। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिवेंशन, कि कैसे प्रिवेंशन होगा मेटल्स का कोरोजन से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे रेंसिडिटी होता है स्लो ऑक्सीडेशन फैट्स और ऑयल्स का।
रेंसिडिटी स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट और ऑयल्स का स्लो ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग कह देते हैं कि चिप्स के कुरकुरे में 3 रुपए का चिप्स भरा होता है और 10 रुपए 7 रुपए की हवा भरी होती है। 7 रुपए की हवा भरी होती है, 3 रुपए का चिप्स का कुरकुरे होता है। तो ऐसा हवा भी जरूरी है। अगर हवा जरूरी नहीं होगी इसके अंदर, अगर नहीं होगा तो इनका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसके अंदर जो हवा भरते हैं ना चिप्स के पैकेट्स में, वो भरते हैं हम नाइट्रोजन। ठीक ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि दुकानदार लोग चिप्स ऐसे 2 पैकेट्स होते हैं और इसको फाड़ते वक्त ये गलती से ऐसे टीयर अप हो जाता है, फट जाता है, तो वो कह देते हैं कि बेटा आप इसको ले लो, इसको रहने दो। क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ था, ठीक ना, वो बाहर निकल गया फटने की वजह से। तो अब इसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री होगी, क्योंकि हमारे नेचर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की एंट्री होगी। और ये ऑक्सीजन जो होगा, इसके अंदर जो फ्लश्ड आइटम्स भरे होंगे, चिप्स कुरकुरे भरे होंगे, तो ये उससे ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके उसको ये स्पॉइल कर देता है, बेकार कर देता है। ठीक ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर करती है इनके साथ, मतलब इनसे रिएक्ट नहीं करती है। ठीक ना। लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी खराब हो जाते हैं। तो चिप्स के पैकेट्स पे लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग या 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। मतलब इसका ऑक्सीडेशन तो धीरे धीरे होगा ही, चाहे भले ही ये पैक रहे, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट होता है। ठीक ना। लेकिन अगर ये फट जाता है तो 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ही ये खराब होने लगता है। ठीक ना। तो इसलिए हम इसको नाइट्रोजन से ट्रीट करते हैं और पैकिंग आइटम्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस भरी जाती है सबसे पहली बात, तो याद रखना है आपको कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है, तो नाइट्रोजन इनके साथ इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर शो करती है, मतलब इनके साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए हम नाइट्रोजन भरते हैं। कोई और गैस भर देंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगी और बहुत जल्दी ये आइटम खराब हो जाएगा। ठीक ना। तो ये रेंसिडिटी होता है स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक ना। फैट्स और ऑयल से जो भी आइटम्स बनते हैं तो उनको हम बचाते हैं नाइट्रोजन गैस डाल करके। इसीलिए लोग कह देते हैं कि 10 रुपए के चिप्स में 3 रुपए का चिप्स भरे, 7 रुपए का हवा भर दिए। हवा भी कॉस्टली, कीमती है, यहाँ पे कीमती रोल अदा कर रही है, इसलिए यहाँ पे हम नाइट्रोजन से ट्रीट करते हैं। ठीक। अब रेंसिडिटी को बचने के उपाय, इससे बचने के उपाय हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन क्या होगा इसका, रेंसिडिटी का प्रिवेंशन क्या होगा, जो पैकेट्स होंगे चिप्स कुरकुरे के, उनको हम नाइट्रोजन गैस उसमें भरेंगे, उनको लॉन्ग टर्म बचाने के लिए। नाइट्रोजन गैस अंदर भरी जाएगी उनको लॉन्ग टर्म बचाने के लिए। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा घर में खाना बनने के बाद गर्मी में जल्दी से अगर कोई दाल वाल है तो जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म बचाने के लिए उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो रेफ्रिजरेशन भी एक बेस्ट मेथड है रेंसिडिटी से बचने का। ठीक ना। रेफ्रिजरेशन, या कभी कभी आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि आंगन होता है और आंगन में घर आदमी के घर खाना बनता है। तो वो क्या होता है कि खाना बनने के बाद घर की औरतें क्या करती हैं कि उनको ले जा करके एक रूम के अंदर रख देती हैं, आंगन में ना छोड़ करके रूम में रख देती हैं, क्योंकि आंगन में धूप जाता है और धूप लगने से वो खाना जल्दी स्पॉइल, जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी दूषित हो जाता है। ठीक ना। तो इसलिए हम उसको ले जा करके एक कोल्ड प्लेस में रख देते हैं, जहां घर ठंडा हो जिस रूम में, उसको हम रूम में रख देते हैं। ठीक ना। तो प्रिवेंशन फ्रॉम सनलाइट, धूप से
बचाने के लिए उसको हम छाये में ले जाके रख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रेंसिडिटी से बचने के उपाय हैं कि जो भी पैकेट्स होंगे चिप्स कुरकुरे के, उनको हम नाइट्रोजन गैस से ट्रीट करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है जो फ्लश आइटम्स हैं उनके साथ। फिर उनको हम कोई भी चीज है उसको बचाने के लॉन्ग टर्म बचाने के लिए उनको हम रेफ्रिजरेशन फ्रिज में रख देते हैं, या उसको हम ले जा करके सनलाइट से बचा करके किसी रूम में रख देते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक उनका प्रिवेंशन हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा रेंसिडिटी। अब ये चैप्टर यहां से खत्म हो गया और अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे, दूसरा चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।